क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए मैं कल भी आप लोग के लिए एसएसटी का क्वेश्चन लेकर के आया था और मैं आज भी आप सबके लिए एसएसटी का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप कहिएगा सर एसएसटी का बार बार काहे ला रहे हैं भैया, मेरे एसएसटी सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। अब बार बार इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछ देता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और लिख नहीं पाता है। इसलिए हम बार बार आपको पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन को बार बार तैयारी करवाने के लिए आप सबके सामने फिर से लेकर आए हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आज हम लोग तैयारी करेंगे इस बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की। और सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन होगा, देखिए आप लोग लेकिन ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। नया टीचर है, आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। आज क्लियर एकदम होगा। थोड़ा सा कल जो है लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम था, काम सब चल रहा है। डिजिटल बोर्ड को भी नीचे थोड़ा किए हैं, अब ठीक लग रहा होगा आप लोग को देखने में। अब देखिए आप सब फटाक से पहला क्वेश्चन है कि भारत में पांडुलिपि कैसे बनाई जाती थी। ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्राचीन भारत में पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी? हाथ से। याद रखिएगा, प्राचीन भारत में जो है पांडुलिपि किससे लिखी जाती थी? तो हाथ से। इस बात को आपको याद रखना है। इन्हें लिखने के लिए जो है पहले क्या करना पड़ता था, याद रखिएगा आप सब। इन्हें लिखने के लिए जो है आज की तरह कागज नहीं होता था। पहले जो है इसके लिए कागज नहीं होता था। पांडुलिपि जो है मुख्य रूप से तार के पत्ता जो होता है, तार के गाछ, भोजपत्र माने जिसमें भोज का पत्ता बनता है, कपड़े और बाद में हाथ से बने कागज पर तैयार की जाती थी। पहले पत्तों को सुखाकर चिकना किया जाता था, फिर नुकीले औजार या स्याही से लिखा जाता था। इस प्रकार जो है पांडुलिपियां पर जो है लिखी जाती थी। आप सब एकदम एक एक लाइन पढ़िएगा। लिखने के बाद पत्तों को धागे से बांध दिया जाता था। फिर इस पांडुलिपि में धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, आयुर्वेद, गणित और इतिहास से संबंधित सारी चीजें होती थी। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मंदिर, मठ या पुस्तकालय में रखा जाता था। और पांडुलिपि हमारी सांस्कृतिक यानी हम लोग का जो देश है उसके अंदर जो सांस्कृतिक धरोहर हुआ, जैसे वेद हुआ, पुराण हुआ, आयुर्वेद हुआ, इन सब बातों को उसमें लिखा जाता था। इसको जानने का सबसे बड़ा स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सांस्कृतिक धरोहर है। जैसे हम लोग के यहाँ धरहर जैसे सांस्कृतिक स्रोत है, खिरहर के बगल में धरहर भगवान का, वैसे ही ये पांडुलिपियां जो थी लिखी जाती थी और इसको लिख करके रख दिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, जिसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो एकदम आसान भाषा में आप सबके लिए लिखते हैं बाबू। दिन रात बिता मतलब क्या कहें, दिन रात लगा दिए हुए हैं। 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, हर वक्त आप लोग के लिए पीडीएफ बनाने में लगे रहते हैं। चाहते हैं कि हमारे बच्चे शानदार क्वेश्चन पढ़ के जाए और जानदार नंबर लाए। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। गुरु होकर आप लोग को प्रणाम करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए पूरा वीडियो। लेकिन देखिए भैया अगला देखिए, दूसरा जो है हम आपको बता देते हैं कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका को स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन आपको फिर भी पूछ सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यही होती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वे कंपनियां होते हैं जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती हैं। एक से अधिक देशों में जो कंपनियां व्यापार करती हैं उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ये कंपनियां अपने कारखाने उन देशों में लगाती है जहां पर कच्चा माल सस्ता हो और मजदूरी भी कम लगता हो। यानी ये देश उन जगहों पर खास करके अपना ये लगाती हैं, फैक्ट्रियां लगाती हैं जहां पर कच्चा माल भी आसानी से मिल जाए और मजदूर भी वहां पे सस्ता हो। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि इन कंपनियों के कारण निवेश बढ़ता है, रोजगार के अवसर जो है वो मिलते हैं। ये जब कंपनियां आती हैं कहीं पर तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और वहाँ के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और नए नए तकनीक का जो है विकास होता है, यानी टेक्निकल नॉलेज का जो है विकास होता है। इससे उत्पादन भी बढ़ता है और देश में जो सामान बनता है और दूसरे देश में भी इससे जाता है। इसको कहते हैं निर्यात। निर्यात में भी वृद्धि होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है कि वहाँ के जो स्थानीय छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जो छोटे उद्योग वाले होते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनी से सामना करना यानी कंपटीशन करना यानी प्रतिस्पर्धा करना उतना आसान नहीं हो पाता है, जिसके कारण छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं। फिर भी कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ये पूरी दुनिया के व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे बड़का जरिया है, सबसे बड़का साधन है। अब चलते हैं अपना सब, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए और फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पूरा वीडियो देखिए प्लीज, अंत तक देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का वर्णन करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का वर्णन करिए। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख उद्योग है। प्राचीन काल में ही भारत
जो है हाथों से, हथकरघा माने हाथों से कपड़ा बनाता था। लेकिन अंग्रेज के काल में इस उद्योग को भारी नुकसान हुआ और अंग्रेज ने हमारे हाथ को छीन लिया, यानी हाथों की मशीन को छीन लिया, उस जगह पर अपना मशीन सेट कर दिया। कहने का मतलब है लेकिन आज़ादी के बाद फिर से जो है ये हाथकरघा का विकास हुआ और खादी ग्राम उद्योग, सुनते होंगे आप खादी का कपड़ा, वो हाथे से जो है धागा को बुनकर लोग बुनते हैं और उस कपड़ा तैयार करते हैं। इस प्रकार सबसे पहला लाइन इतना लिखने के बाद आपको इतिहास का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि इस उद्योग के विकास के प्रमुख कारण ये है कि कच्चे कपास की उपलब्धता, जहाँ पे भी कच्चा कपास मिलेगा वहाँ पे ये उद्योग लग सकता है। सस्ता श्रम और बड़ा बाजार, जहाँ पे मजदूरी कम लगता हो, बड़ा बाजार हो, और जहाँ पे गाड़ी घोड़ा की सुविधा हो, वहाँ पर यह उद्योग जो है लग सकते हैं। यही इसके विकास के सबसे बड़ा साधन है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो कि पश्चिम बंगाल हो, इन सभी जगहों पर जो है सूती कपड़ा का बहुत बड़ा उद्योग है। यह उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है और करती भी है। निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, यानी हमारे भारत से सूती कपड़ा जब किसी दूसरे देश में जाता है तो वहां का धन हमारे देश में आता है। इसलिए सूती कपड़ा उद्योग जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जिस प्रकार हम लोग के रीढ़ में दर्द होता है तो न सुतल होता है, न बैठल होता है, न उठल होता है, इसी प्रकार भारत के रुपया पैसा आने के साधन में सूती कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी इसको रीढ़ माना जाता है भारत की अर्थव्यवस्था का। इसको भी माना जाता है और कृषि को भी माना जाता है, क्योंकि कपास जो है कहीं ना कहीं खेत से रिलेटेड है, इसलिए जो है इसको रीढ़ माना जाता है सूती कपड़ा उद्योग को। तो ये हम लोग का था तीसरा क्वेश्चन। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, देखिएगा तो आपको झकास लगेगा। वैसे हम भी झकास हैं, आप भी झकास है, सब झकास है, क्वेश्चन झकास है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड पर क्या प्रभाव डाला। औद्योगिक क्रांति का मतलब समझ में आ गया होगा कि हाथों की जगह जब बड़ी बड़ी मशीनें लगना शुरू हो गया, इस क्रांति को ही औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया था। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन जो है तेज हो गए और सस्ते हो गए। बड़े बड़े फैक्ट्री लगने लगे और इंग्लैंड एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जहां पे चारों तरफ खाली कारखाना ही कारखाना था। ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर चलने लगे, जिससे कि नगरीकरण बढ़ा और नए नए शहर का निर्माण हुआ। जब गांव से लोग जाने लगे तो वहां पे क्या हुआ, एक शहर का निर्माण हुआ। नई सामाजिक श्रेणियां बनी, एक तरफ पैसे वाले लोग बने तो दूसरी तरफ मजदूर वर्ग का विकास हुआ, और यही इसकी शुरुआत हुई पहले इंग्लैंड से ही। हालांकि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मजदूरों की दशा इतनी खराब हो गई कि लंबे समय तक बेचारे लोग काम नहीं कर पाए। उनसे काम तो करवाया जाता था, लेकिन वेतन सही समय से उनको नहीं दिया जाता था, कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया कि उसने विश्व के प्रमुख औद्योगिक शक्ति बना ली। यानी फिर भी इतना होने के बावजूद भी, एक तरफ मजदूर की स्थिति खराब होने के बाद भी, इंग्लैंड जो है उद्योग के मामले में इतना आगे बढ़ गया कि उस इंग्लैंड को उस टाइम में कारखाना का पावरफुल कंट्री कहने लगा सभी और लोग इंग्लैंड को। समझ में आई बात। ये था हम लोग का चौथा सवाल, एकदम पढ़ लीजिए बढ़िया से। अब देखिए समवर्ती सूची क्या है भैया मेरे। देखिए समवर्ती सूची भारत के संविधान का एक ऐसा सूची है जिसमें वे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके, उसके लिए एक सूची तैयार की जाती है। इस लिस्ट में क्या रहता है, शिक्षा रहता है, वन होता है, विवाह होता है, श्रम यानी मजदूरी कानून, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन विषयों पर जो है सो कानून बनाया जा सकता है। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, लेकिन राज्य का कानून वहां पे मान्य नहीं होता है। समवर्ती सूची का उद्देश्य है कि देश में एक रूपता बनाए रखना और केंद्र और राज्य के बीच जो है सो आपस में बढ़िया से संपर्क रहना। काहे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जब तालमेल नहीं होगा तो हमारे देश में जो राज्य है उनका विकास नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार कुछ और कर जाएगी, राज्य सरकार कुछ और करने लगेगी, तो इससे क्या होगा, टकराव बढ़ेगा। इस टकराव को कम करने के लिए समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है, जो हमारे राज्य के बीच में सहयोग बढ़ाता है। इससे प्रशासन में संतुलन बना रहता है और संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोग कहते हैं, ये हमेशा इससे मजबूत होती है। तो समवर्ती सूची क्या है, ये भी क्वेश्चन भी आया है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नगर परिषद के कार्यों का वर्णन करिए। नगर परिषद के कार्य तो आप लोग इससे पहले भी कई बार पढ़े होंगे, फिर भी पढ़ लीजिए। ग्राम पंचायत नहीं पढ़ा रहे, नगर परिषद पढ़ा रहे। नगर परिषद जो होता है शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सरकार होती है। इसका मुख्य कार्य निम्न होता है। क्या क्या मुख्य इसका कार्य होता है, देखिए हम बताते हैं आपको। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि सबसे पहले यहाँ पे काम चला गया है नगर का विकास। सबसे पहला काम इसका क्या होता है, नगर का विकास करना और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। सबसे पहले आप लिखिएगा नगर परिषद शहरी क्षेत्रों की स्थानीय सरकार होती है। इसका मुख्य कार्य निम्न है।
मुख्य कार्य निम्न में क्या लिखिएगा, नगर के विकास और प्रशासन के सुचारू रूप से चलाना, पहला इसका काम हो गया। दूसरा काम हो गया नगर परिषद की साफ सफाई करना, पानी की आपूर्ति करना, सड़क बनाना और नाली की व्यवस्था करना और रोड पे जो है स्ट्रीट लाइट यानी ऐसे वाला लाइट लगवाना, ये इसका दूसरा काम है। इसके अलावा यह जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र, मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जारी करता है। साथ ही बच्चों को शिक्षा देता है, स्वास्थ्य की सुविधा करवाता है और बाजार का निर्माण करवाता है। नगर परिषद का चौथा काम है कि वहां के लोगों की स्थानीय जो समस्या होती है, जैसे किसी का भी कोई भी समस्या, दुकानदार लोगों का समस्या हो गया, अस्पताल वालों का कोई समस्या हो गया, नगर निगम का कोई भी समस्या हुआ, वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और वहां के लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसका देख रेख करना किसका काम होता है, तो नगर परिषद का काम होता है। तो इस प्रकार से नगर परिषद के 4 काम लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट यहां चला गया है, दूसरा तीसरा चौथा आप देख लीजिए। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। लोकतंत्र तो जानते होंगे आप सबकी, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था है। अब इस शासन व्यवस्था में ये सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल स्थापित करना। तो लोकतंत्र जो है, हमारा देश चूंकि बहुत सारे चीजों में बटा हुआ है, उसमें भी ये क्या करती है, आपस में तालमेल बनाने का काम करती है। और इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की पावर रखता है, यानी क्षमता रखता है। भारत जैसे देश में जहां पे भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और कल्चर के नाम पे यानी संस्कृति के नाम पे इतनी ज्यादा विविधता है, यानी इतना ज्यादा अंतर है, फिर भी लोकतंत्र सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। चाहे देश के किसी भी कोना में होगा, वोट एक हो गिरेगा, एक ही लाइन में गिरेगा, सभी आदमी आपस में बैठ करके जो है हम लोग खड़े होकर के लाइन में वोट गिराते हैं। ये लोकतंत्र हमें बताता है कि हम सब एक ही है। तो नागरिकों को समान अधिकार देता है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत पूरा देश चलता है। लोगों को अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार, बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, स्वतंत्र न्यायपालिका है जहां पे आपके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो आप कोर्ट का सहारा लेते हैं। अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या देश में कम है, उसके लिए भी जो है इसमें कानून बना हुआ है। ये लोकतंत्र ही है कि अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है उसको प्रति भी सरकार ध्यान रखती है। चुनाव और प्रतिनिधि के माध्यम से सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। जब चुनाव होता है तो हर वर्ग के, हर समाज से लोग आते हैं, खड़े होते हैं, जीतते हैं, इससे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है विभिन्नताओं को स्वीकार कर उनके बीच जो है संतुलन बनाने का काम करता है। यानी लोकतंत्र जो है दूरी को कम करके लोगों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। यही इसमें पूछ रहा था कैसे करता है, इसके बारे में लिखना था। ये हम लोग का हो गया 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो निर्वाचन आयोग भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने वाली संस्था है जिस पर किसी का जोर नहीं चल सकता है। इसका मुख्य कार्य निम्न है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। यहाँ इसका मुख्य कार्य निम्न है, छूट गया है, ठीक है, निम्न है, याद रखिएगा। पहला इसका काम क्या है कि लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सबसे पहला ये चुनाव करवाने का काम करती है। दूसरा ये क्या करती है कि पूरे देश में ये वोटर लिस्ट जारी करती है और चुनाव कार्यक्रम घोषित करती है। आचार संहिता लगाती है जहां पर आप 10 आदमी 20 आदमी मिलकर एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, साथ में इतना धन नहीं लेकर निकल सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेता लोग नहीं कर सकते हैं चुनाव के टाइम पे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आचार संहिता कहते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि हाँ आप लड़ सकते हैं, आप नहीं लड़ सकते हैं, और चुनाव चिन्ह भी बांटता है। अगर कोई किसी दल से नहीं है, किसी अपने आप खड़ा होता है तो उसको चुनाव चिन्ह अलग से दिया जाता है। किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निष्पक्ष चुनाव करवाना इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि कहीं भी वोट चोरी ना हो, कहीं भी एक वोट भी गलत तरीके से ना गिरे। ये सारी काम किसके होती है, निर्वाचन आयोग की होती है। और यही सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। यानी लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब निर्वाचन आयोग अपने काम को बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा। अगर निर्वाचन आयोग ही बेईमान हो जाएगा तो देश में जो सरकार बनती है वह भी बेईमान हो जाएगी। इसलिए इसको इतना पावर दिया गया है कि इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं होता है। ये पूरी तरह से आज़ाद होती है और पूरी तरह से निष्पक्ष करवाती है, किसी के पक्ष में नहीं रहती है। इसलिए भारत का लोकतंत्र जो है सबसे बेहतरीन माना जाता है और भारत का निर्वाचन आयोग भी सबसे जबरदस्त है। अभी हम लोग का हो गया 8वां क्वेश्चन। इसको एक बार बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए 2-4 बार और तब जो है आराम से लिखिएगा, तो आप सब तैयारी आपको एकदम अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए 9वां है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है। ये तो इससे पहले हो चुका है।
भारत के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है, पूछ रहा है कि भारत के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है। देखिए, भारत एक विकासशील देश है, विकसित नहीं। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की तरफ अभी चल ही रहा हो, जहां पे साधन जो है यानी संसाधन बहुत ही कम और जनसंख्या यहाँ पे इतनी अधिक है कि यहाँ पे नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। अगर नियोजन नहीं करेंगे हम लोग तो फिर हम लोग कैसे यहाँ के साधनों, यहाँ के जो साधन है उसको हम लोग बर्बाद कर देंगे। इसलिए एक योजना बनानी होगी कि यहाँ भारत में जितना है जो है उसी से हमें भारत का विकास करना होगा। तो नियोजन से क्या करना होगा, संसाधनों का सबसे पहले जो हमारे पास भगवान दिए हुए हैं या जो भी हमारे देश में है उसका उचित उपयोग किया जा सके, इसी के लिए बनता है प्लानिंग। नियोजन का क्या इंग्लिश होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्यों बनाना पड़ता है बताइए। कहीं भी आप जाते हो उससे पहले आप क्या बनाते हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग के द्वारा क्या होगा, गरीबी को दूर किया जाएगा, बेरोजगारी दूर किया जाएगा, क्षेत्र में जो ये धनी और अमीर और गरीब के बीच जो असमानता है इसको कम किया जाए। इसी के लिए सबसे पहला काम इसका नियोजन का यही है, प्लानिंग का। अब है कि 5 वर्षीय योजना के माध्यम से सरकार भी चाहती है कि शिक्षा पे में बदलाव हो, स्वास्थ्य में बदलाव हो, 5 साल के अंतर्गत उद्योग वगैरह लगे जिससे कि गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए भारत में समग्र विकास यानी भारत को पूरी तरह से विकसित करने के लिए नियोजन की आवश्यकता सबसे अधिक है। यह हम लोग का 10वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए भूगोल के ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप सब। देखिए, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन करें, यानी लौह और इस्पात उद्योग भारत में कहाँ कहाँ है। लौह और इस्पात उद्योग भारत का एक सबसे बड़ा प्रमुख आधारभूत, चूंकि सभी उद्योग की जननी लोहा होती है, लोहा के बिना कोई उद्योग संभव नहीं। तो भारत को एक प्रमुख आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग का वितरण मुख्य रूप से कच्चा माल, कोयला, बिजली, परिवहन और जल के लिए किया जाता है। अब देखिए कि लौह और इस्पात उद्योग का उपयोग कहाँ होता है, कच्चे माल में, कोयला में, बिजली में, परिवहन में और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारत में इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है, तो झारखंड में है। पहला लाइन समझ में आ गया। इस उद्योग का वितरण मुख्य रूप से कहाँ होता है, कच्चे माल, कोयला, बिजली, परिवहन और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि आखिर इस्पात और लौह उद्योग वहां लगेगा कि नहीं लगेगा। जहां भी इस्पात और लौह उद्योग लगेगा वहां पे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कोयला की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉयलर में पानी जो है गर्म होता है, क्योंकि बिजली जब बनती है उसमें कोयला जलता है। तो कोयला और जल कहीं ना कहीं एक दूसरे हर एक जगह जो है इसका आवश्यकता होता है, खास करके कच्चा माल, कोयला, बिजली और परिवहन। ये 4 ऐसी चीज है, खास करके जल, क्योंकि गर्म जब ये कुछ होता है तो उसको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो ये 4-5 चीजें जो है ये लोहा उद्योग के लिए सबसे बहुत जरूरी है। भारत में इसका केंद्र झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है और कर्नाटक में है। इन 5 राज्यों में कहां कहां पाया जाता है आप देख सकते हैं। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर दिया हुआ है कि इन क्षेत्रों में लौह, अयस्क और कोयला आसानी से उपलब्ध होता है, खास करके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में, जिससे उत्पादन लागत क्या होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पे चूंकि साधन पहले से उपलब्ध है तो यहाँ सामान बनने में उतना लागत नहीं लग पाता है। लोहा और इस्पात उद्योग मशीन, रेल, भवन और फैक्ट्री के विकास के लिए सबसे, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अगर बनता है तो उसमें लोहा का ही उपयोग होता है। तो लोह इस्पात उद्योग जो है मशीन के लिए, रेल के लिए, फैक्ट्री के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। यानी किसी भी उद्योग की जननी किसको कहा जाता है, लौह उद्योग को। तो ये हम लोग का 11 नंबर सवाल था, देख सकते हैं आप उत्तर देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। अब चलते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में है कि भारत में एल्युमिनियम, क्या कह रहा है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग का वर्णन करें। यह भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। एल्युमिनियम उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण धातु उद्योग है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और ये जिस पर जंग नहीं लगता है, जिसका उपयोग हवाई जहाज के लिए, बिजली के लिए, बर्तन के लिए और किसी भी सामान के पैकिंग के लिए जो है एल्युमिनियम पेपर का या एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से किससे होता है, बॉक्साइट नाम के अयस्क से क्या बनता है, तो एल्युमिनियम बनता है। सस्ता बिजली और परिवहन सुविधा पर निर्भर करता है ये उद्योग। इसके लिए सस्ती बिजली चाहिए और यातायात की सुविधा चाहिए। भारत में एल्युमिनियम उद्योग के प्रमुख केंद्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात है। इतना बात को आपको याद रखना है, ऐसे ही करके आपको लिख देना है एग्जाम में। एल्युमिनियम उद्योग ऊर्जा प्रधान होता है, इसलिए यह जल विद्युत क्षेत्रों के पास स्थापित किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग को उन्हीं जगहों पर लगाया जाता है जहां पर जल विद्युत क्षेत्र हो, यानी कि जहां पर जल से बिजली बनता हो,
उस जगह पर जो है इस उद्योग को लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ एल्युमिनियम के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये है बात रह गई लास्ट में कि यह उद्योग जो है एल्युमिनियम उद्योग निर्यात बढ़ाने यानी अपने देश के सामान को दूसरे देश में भेजने और रोजगार देने में भी ये क्या करता है, तो मदद करता है। ये हम लोग का हो गया 12 नंबर सवाल। एक बार देख लीजिए, अगला स्क्रीनशॉट लेके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या होते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा के मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। और यही आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी अगर आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है चाहे वो मानवीय आपदा है, दोनों आपदा को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है। अब इसके घटक क्या है, सबसे पहले रोकथाम, आपदा से पहले सुरक्षा का उपाय करना पहला। दूसरा है तैयारी, ट्रेनिंग देना, चेतावनी देना, संसाधन की व्यवस्था करना कि अगर बाढ़ आएगी, अगर सुनामी आएगा, अगर भूकंप आएगा तो उसके लिए तैयारी आखिर क्या है, इसी को कहते हैं प्रशिक्षण, चेतावनी और संसाधन की व्यवस्था। तीसरा है कि आपदा के समय राहत, भोजन, दवा जैसी जरूरी चीज, बचाव कार्य, ये जो है इसका तीसरा घटक है। और अगर भूकंप आया या बाढ़ आया तो उसमें जो लोगों का नुकसान हुआ उसको फिर से बचाना, यह भी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब पांचवा है पुनर्निर्माण, जिसमें ढांचे और जीवन को फिर से जैसे था लोगों का जीवन उसे फिर से दोबारा वैसा ही बनाने के लिए ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है, जिसमें कि क्या कहा जाता है, ढांचे और जीवन को फिर से सामान्य बनाना जो है इसका सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाने के बाद फिर से संसार बसाना ही जो है मानवता कहलाता है, और यही आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा कार्य है। तो इस तरह हम लोग पढ़े हैं 13 प्रश्न। ये प्रश्न भी आप देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा छोट कर देते हैं, ऐसे करके देख लीजिए। इसको क्या करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए आप लोग फटाक से। 13वां नंबर देख लीजिए। अब इस तरह हम लोग पढ़े हैं 13 को सवाल। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और नए विद्यार्थी जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।